Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business study chapter 3. And today's topic is dimensions of business environment. Okay, let's go on the topic. Here is your today's topic, dimensions of business environment. The dimensions of business environment mean all the factors, forces and institutions which have डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। जनरल इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस or change the components of general environment. Rather, he has to change his plans and policies according to the changes taking place in general environment. यानी कह रहा है कि जो जनरल इन्वायरमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी इम्पैक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो दो रूप में होता है। पहला होता है स्पेसिफिक वे में, ठीक है, और दूसरा होता है जनरल वे में। तो स्पेसिफिक वे में जो होता है वो किसी एक पे ही होता है, किसी एक पर्सन पे, किसी एक बिजनेसमैन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई एक पर्सन बिजनेसमैन है, ठीक है, ये किसी से सप्लाई लेता है, मंगवाता है कहीं से, ठीक है। इसका जो सप्लायर है यहाँ पे सॉरी, तो सप्लायर इसका अगर सपोज दैट ये सप्लाई करने से मना कर दे तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट केवल इसी पे ना पड़ेगा, इसी बिजनेसमैन पे पड़ेगा, और किसी पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इसको सप्लाई करने से मना किया, सप्लाई देने से मना किया, ठीक है। यानी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में केवल किसी एक पर्सन पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसमें मैटर आता है कि ये जो मना किया है या बंद किया सप्लाई, ये चाहे तो ये बिजनेसमैन इससे जा कर के पर्सनली मिल करके अपने सप्लायर से इस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। अगर ये बिजनेसमैन जो है जाएगा, इससे मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेगा, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई, तो इसको ये सॉल्व करके फिर से अपने सप्लायर को सप्लाई करने के लिए मना सकता है, एग्री कर सकता है, यानी ये चेंज कर सकता है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को ये चेंज कर सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात जनरल इन्वायरमेंट की आती है तो जनरल इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो सब पे पड़ता है, ठीक है। सपोज दैट मान लो अगर गवर्नमेंट है और टैक्स लगाती है हर चीज़ पे, ठीक है, तो सपोज दैट कार की बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो वो कारों पे टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है। सपोज दैट वो कार पे टैक्स बढ़ा देती है। मान लो कार की कंपनी है, 4-5 कंपनियाँ, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है। तो ये जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी कारों पे तो ये इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये चारों कंपनियों पे पड़ेगा, ठीक है। सबके बिजनेस पे इसका असर होगा। असर क्या होगा, सेल डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टैक्स बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा ही, रेट इंक्रीज़ होगा, और जब रेट इंक्रीज़ होगा तो सेल में कमी आएगी, कस्टमर थोड़ा कम परचेस करेंगे क्योंकि रेट महंगी हो जाएगी, उसका जो प्राइस है वो महंगा हो जाएगा। तो इसमें ये जो कंपनियां हैं चारों ABCD, इनका कोई इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अब इनको अपने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है, स्ट्रेटजी है, उसमें ये लोग अपना इंटरनल जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। ये इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये खुद में चेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना होगा खुद को, ताकि इनका सेल जो है बना रहे। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर कॉस्ट वगैरह है वो कम करें, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन कम करें, ताकि जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है उसको लेवल में करके जो प्राइस है फिर से वही प्राइस बैलेंस करके बनाए रखें, ठीक है। नहीं तो अगर ये कम नहीं करेंगे तो टैक्स बढ़ेगा, तो इनका रेट हाई होगा, रेट हाई होगा तो सेल डाउन होगा। आ समझ में, यानी जनरल इन्वायरमेंट में ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने इंटरनल में ये लोग चेंज करेंगे इस पॉलिसी को साथ में लेकर के। क्लियर, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, जनरल इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। यानी बिजनेसमैन जो होते हैं वो जनरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बदले क्या कर सकते हैं, वो चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज़, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन जनरल इन्वायरमेंट। यानी जनरल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपना प्लान्स और पॉलिसीज़ भी चेंज करेंगे, ठीक है, तभी जा कर के ये मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं।
तो ये टॉपिक क्लियर। आगे देखो क्या दे रहा है। अब यहाँ पे दिया है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट्स की बात हो रही है, जनरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से वैसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। देखो इसमें टोटल 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चौथा पॉलिटिकल और पांचवा लीगल इन्वायरमेंट। यही 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जनरल इन्वायरमेंट के। यही पांचों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है बिजनेस डायमेंशन में, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो चलते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। देखो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो भी फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमी पे असर डालते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है उसका, डायरेक्ट उससे इफेक्टेड होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो कैसे कंसिस्ट होता है, क्या क्या उसमें कंसिस्ट होता है, क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले जीडीपी रहता है, और जीडीपी पता ही है किसी कंट्री का जीडीपी क्या होता है, यानी वन अकाउंटिंग ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जितना भी प्रोडक्शन होगा गुड्स का। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ETC। यानी ये सारी चीज़ें इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में मौजूद रहती हैं। इन्हीं के तहत इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट होता है वो इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे, किसी भी बिजनेस पे या किसी भी बिजनेसमैन पे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट दिया है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पे नीचे डिस्कशन किया है। सबसे पहले है सम एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, पहला इंक्रीज इन GDP रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड रादर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। यानी कह रहा है अगर GDP इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता है लोगों का। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कोई भी जो पैसा कमाता है, मान लो इनकम है ये, अब इनकम आता है तो सबसे पहले किस चीज़ पे खर्च करता है, अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उस पर खर्च करता है ना, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा वो बचाता भी है, सेव करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो सेविंग करता है उसको हम इनकम में से घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट बचेगा वही हमारा डिस्पोजेबल इनकम होगा, यानी खर्च करने वाला, जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो अगर GDP इंक्रीज़ होता है तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता है लोगों का, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, फर्दर इंक्रीज्ड इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। यानी जब जाहिर सी बात है लोगों का जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, यानी लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगा ही, क्योंकि जब खर्च करने वाले ज़्यादा रहेंगे तो सबको सब चीज़ चाहिए तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कॉन्स्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब महंगाई बढ़ती है, यानी हर चीज़ का रेट बढ़ता है, ठीक है। अब सपोज दैट प्रोडक्शन का बात हो रहा है, तो अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है। कोई प्रोडक्शन वाला है मान लो, तो वो रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज़ करेगा, मशीनरी लगाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल्स का भी रेट बढ़ेगा, मशीनरी का भी रेट बढ़ेगा, जो भी उसको इक्विपमेंट चाहिए सबका रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये सब जब ये ऊंचे रेट पे ख़रीद के लाएगा, यानी बढ़ी हुई कीमतों पे जब ये परचेस करके लाएगा प्रोडक्शन वाला, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो जाहिर सी बात है जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करेगा, कोई भी प्रोडक्ट जब वो बनाएगा तो उसका भी रेट क्या होगा, बढ़ेगा ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल्स ही ज़्यादा मतलब महंगा रेट में ख़रीद के लाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना लाजमी है, ठीक है। देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ बेनिफिशियल। यानी अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, कम होता है, तो वो एक तरह से बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है लोन का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट कम कौन करता है, तो वो RBI करती है।
मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करती है आरबीआई, तो यही इंटरेस्ट रेट को कम करती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ये कम करेगी तो जाहिर सी बात है जो भी लोन्स वगैरह, जिसको भी लोन्स वगैरह की ज़रूरत है, होम लोन है, कार लोन्स है, ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी लोन की, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है पेइंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जीएसटी आया था नया नया, तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, ठीक है, और उतना सॉफ्टवेयर भी सबके पास अवेलेबल नहीं था। तो स्टार्टिंग में कोई भी जब नया चीज़ चेंज होता है तो या नया आता है तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती ही है समझने में, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन तो पता ही होगा, एक हिस्टोरिकल डेट है इंडिया के लिए, 8 नवंबर, ठीक है, 2016 रात को 8 बजे 8 PM क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी हमारे यहाँ के जो भी 500 और 1000 रुपीज़ वाले करेंसी थे वो बंद हो गई थी, यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन करेंसीज़ को बंद कर दी थी अचानक से, ठीक है, क्योंकि जो भी काला धन था लोग छुपा के रखे थे उसको निकालने के लिए, और फिर से बहुत सारी फेक करेंसी हमारे यहाँ आ गई थी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान वगैरह से, यहाँ पे रनिंग में थी, मार्केट में चल रही थी। तो उसी सबको बंद करने के लिए, उसको मार्केट से हटाने के लिए ही ये कदम उठाना पड़ा था गवर्नमेंट को, जिससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लगभग इकोनॉमी 2 महीने तक सबके बिजनेस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि कैश मार्केट में था ही नहीं, तो कैश सर्कुलेट हो ही नहीं रहा था, बिना कैश के बिजनेस चलेगा कैसे, ठीक है। तो बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लाइन भी लगी थी इसके लिए, कैश लेने के लिए, पुराने नोट जमा करो नए नोट लो। तो यही था डीमोनेटाइजेशन, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था बैंकिंग पे, इकनॉमी पे। देखो इसका 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज़ लेड टू मेनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। यानी जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत तरह के अट्रैक्टिव स्कीम्स लाई हुई है जो कि डिपॉजिट और लेंडिंग मनी के लिए है, उधार लेने और देने के लिए, ठीक है, जमा करने के लिए भी अलग अलग तरह की स्कीम्स लाती है या लाई भी अभी भी। द बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स, बैंक लोन्स ऑफर कर रही है एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ऑफ़र कर रही है, ठीक है, विथ मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड, जिसमें कि बहुत ही कम वो फॉर्मेलिटीज़ के तहत लोन दे रही है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है वेरिफिकेशन वगैरह की वो बहुत नामात्रा की है, ठीक है, यानी ईजिली सबको वो लोन प्रोवाइड कर दे रही है। देखो इसका 7th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री हैव इनकरेज्ड एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। यानी जो अभी इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी में चेंज हुआ है, जिससे कि क्या हो रहा है, वो एक तरह से इनकरेज कर रहा है एनआरआईज को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट हमेशा करते रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती है, ताकि वो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अट्रैक्ट हो सके और यहाँ पे इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ, हमारी कंपनीज़ में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। द प्राइवेट सेक्टर इज़ allowed to enter in financial institutions as a result customer are gaining। यानी बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं अभी के डेट में वो क्या कर रहे हैं, लीजिंग कर रहे हैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में, ठीक है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन हो रहे हैं, जो कि कस्टमर्स को या फिर जो नॉर्मल पीपल है जिसको पैसे की ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनसे उनको काफ़ी हेल्प भी मिल रहा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के खास करके। जैसे आप लोग देख सकते हो फिनो वगैरह को, उत्कर्ष को, ये क्या है, एक छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जिसको भी पैसे की ज़रूरत होती है ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। आगे रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जो भी रोल होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल लेवल, यानी ये जो भी पॉइंट्स दिया है सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर में ही होते हैं, ठीक है। अब इसका तो देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्टिंग। यानी सोशल इन्वायरमेंट में कस्टम और ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज जो होता है सोसाइटी का, जहाँ पे बिजनेस मौजूद होता है, वो
कंसिस्ट रहता है, इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें क्या क्या मौजूद रहता है सोसाइटी में, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के अंतर्गत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी लिविंग स्टैंडर्ड, टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होता है, एडुकेशन लेवल ऑफ द पीपल होता है, यानी सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंसेस, उनका एजुकेशन लेवल, ठीक है। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक the components of social environment, as these components may no immediate impact on the business but in the long run the social environment has impact on the business। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं अगर वो इन सब कंपोनेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं सोशल इन्वायरमेंट के, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर लॉन्ग रन तक वो इसका स्कैन नहीं करते, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लो क्या कह रहा है, एग्जांपल्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व etc इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट समझ लो, मान लो किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी होता है तभी बिजनेस भी होता है, अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। तो सोसाइटी का अगर हम स्कैनिंग नहीं करेंगे, लोग कौन से कस्टम्स ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जैसे मान लो दिवाली ही है, दिवाली का मान लो, तो दिवाली लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है, दीप वगैरह जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं सब लोगों में। तो जो बिजनेसमैन है अगर वहाँ सही से उसको वॉच नहीं करेगा, स्कैन नहीं करेगा अपने सोसाइटी को, तो उस मुताबिक वो सब जो चाहिए इक्विपमेंट्स वो नहीं ला पाएगा, तो वो क्या होगा, उसका बिजनेस चलेगा नहीं, चल पाएगा, लोग दूसरे जगह से जाके परचेज़ करेंगे, ठीक है। लोग कहीं भी चले जाते हैं अपने मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें उसको परचेज़ करने के लिए, अगर पास की दुकान में नहीं तो वो दूर भी जा सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हो तो आपके कस्टमर दूसरे जगह जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोसाइटी को जहाँ पे भी वो बिज़नेस किया है उसको अच्छे से वॉच करे, वहाँ पे किस ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट भी वहाँ पे सप्लाई करे, तो उसका जो इम्पैक्ट है कम ये होगा। नहीं तो अगर वो हमेशा ऐसा ही करेगा तो इसका इम्पैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, देखने को ज़्यादा ही मिलेगा, उसके कस्टमर दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। तो वैसे ही ईद भी है, क्रिसमस भी है, गुरु पर्व भी है, हर फेस्टिवल का अपना अपना ये है रूल रेगुलेशन मनाने का, होली है, सब में कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जो भी बिजनेसमैन जिस भी सोसाइटी में मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करना चाहिए प्रोडक्ट का, तभी वो अच्छे से बिजनेस कर पाएगा, अदरवाइज उसका लॉन्ग रन में बहुत मतलब बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसके ऊपर, उसको कस्टमर दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। देखो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिया है यहाँ पे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट्स आर, फर्स्ट है डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। अब यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है, वो भी रिजर्वेशन की हमेशा सुनने को मिलता है, तो यहाँ पे जो सोशल एनवायरनमेंट के तहत होता है वो माइनॉरिटी और वुमेन के लिए रिजर्वेशन का डिमांड होता है, ठीक है, तो एक तरह से सोशल इन्वायरमेंट का फैक्टर है। दूसरा पॉइंट है डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय प्लेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। आज के डेट में क्या है, महिलाओं को हर चीज़ में समान अधिकार मिल रहा है, ठीक है, और मिल भी चुका है बहुत जगह, तो जॉब में भी महिलाओं को इक्वली ऑफ़र दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस के मामले में भी इक्वल, फिर से इक्वल वेजेस, सैलरी वगैरह सब इक्वल, इतना मेल को दिया जाता है वैसे नहीं फीमेल को भी दिया जाए, उसका भी डिमांड हो रहा है, ठीक है। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स का डिमांड, लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज़। अब टाइम के मतलब समय के साथ साथ सब कुछ बदलाव होते जा रहा है, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं हमारे इंडिया में, जो सबसे मतलब ज़्यादा मानी जाती है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती हैं, तो वो लोग का भी थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, वो लोग भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आप लोग देखे होंगे मिडिल क्लास में ही मतलब जितना में है उतने में ही जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी वो लोग परचेज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, चाहे बाइक हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, ठीक है, तो ये सब एक तरह से मशीनें ही हैं। चौथा पॉइंट देखो, द सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, तो गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स चाइल्ड, उनके एजुकेशन का भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लोग अब अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब इक्वली सबको मौका मिल रहा है, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है,
यानी समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, तो खासकर महिलाएं इसमें क्यों पीछे रहें, ठीक है। इसलिए बच्चियों को भी पढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के स्कीम्स के तहत उनको हर तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखो इसका 5th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर। यानी अभी के डेट में जो हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड है वो काफ़ी फेमस हुआ है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, फिट रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हेल्दी खाना खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बिजनेसमैन के लिए आई हैं। एक तरह से जिम का बिज़नेस काफ़ी पॉपुलर हुआ है आज के टाइम में, लोगों के फिटनेस के प्रति लगाव को देख करके, ठीक है। फिर से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, मिनरल वाटर का तो बिज़नेस और ज़्यादा फैला हुआ है। यानी जो भी फिटनेस से रिलेटेड है वो बिज़नेस अभी के डेट में काफ़ी मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी के रूप में आई है नए बिजनेसमैन के लिए, और ये एक तरह से थ्रेट के रूप में भी आई है जो पुराने बिजनेसमैन है। जैसे पुराने बिजनेसमैन की मान लो तो आईटीसी की मान लो, आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कि सिगरेट वगैरह बनाती है, ठीक है। तो जो इसके कंज्यूमर्स थे पहले, तो वो धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो जब खुद को चेंज कर रहे हैं, वो सबको फिट रहने की लत, मतलब एक तरह से अच्छी हैबिट है फिट रहना, तो सब फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अब आईटीसी के बिज़नेस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, ठीक है। इसका सेल डाउन होगा, तो सेल डाउन होगा, लेकिन जो फिटनेस प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एक तरह से कहीं अपॉर्चुनिटी है तो कहीं थ्रेट्स है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे थ्रेट्स के रूप में काम कर रहा है, कहीं ग्रो कर रहा है तो कहीं डूब रहा है, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। और इसका एस्पेक्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, चेंज इन क्वालिटी लाइफ। अभी मैंने जो बताया था, लाइफ चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड यहाँ पे मिडिल क्लास वाला थर्ड वाला फैमिली देख लो, लोग ऑटोमेटिक मशीन का डिमांड कर रहे हैं, लग्जरी आइटम्स का मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। इससे क्या हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, लोग क्वालिटी लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सबको मतलब मशीनें चाहिए, कोई अब टाइम की बचत करना चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। यहाँ पे वुमेन वर्क फोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे जो डिमांड था रिजर्वेशन वाला, वही उसी से रिलेटेड है कि महिलाओं को हर जगह अब क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ रेट्स भी कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न इसका ये है, जो सोशल मूवमेंट है, इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो इससे क्या है, पहले क्या होता था, इतना एजुकेशन नहीं था तो क्या होता था, बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता था जल्द से जल्द, मतलब एक तरह से बच्चों को मार भी दिया जाता था, ठीक है, लोग उसको अभिशाप समझते थे। तो ये सब चीज़ें बंद हो रही हैं क्योंकि एजुकेशन हो रहा है। जब एजुकेशन आएगा तो सबका माइंड चेंज हो गया है, ठीक है। तो इससे बर्थ और डेथ रेट्स पे भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन लाइफ स्टाइल, जो कस्टमर्स हैं उनका एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है, वो इनोवेटिव हो रहे हैं थोड़ा, वो भी अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को, तो अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, इनोवेटिव चीज़ें। उसके बाद एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट्स, तो एजुकेशन जब आएगी लिटरेसी रेट बढ़ेगा ही, और लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही, ठीक है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर समझ में आने लगेगा। अब जैसे गांव में आप जाओगे तो जैसे मान लो आपको लेज़ खाने का मन हो और आप कहीं गांव में चले गए हो, तो वहाँ पे तो लेज़ मिलेगा नहीं, क्योंकि गांव में लेज़ नहीं मिलेगा, इसी का कोई डुप्लीकेट पैकेट मिलेगा आपको जो कि उसी की तरह रेड कलर का दिखेगा, लेकिन उस पर लेज़ नहीं लिखा रहेगा, कुछ और ही लिखा रहेगा। तो वहाँ पे लिटरेसी कमी है, इसलिए ये उसका डुप्लीकेट पीस वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर शहर की बात करें तो वहाँ पे जो लिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे पर्सन है, तो जिसको जिस चीज़ का टेस्ट पसंद है वही उसी की डिमांड करेंगे, यानी ओरिजिनल की डिमांड करेंगे। तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है एजुकेशन का, ठीक है। तो टाउन में लेज़ के सिवा और कोई चीज़ नहीं बिकने वाला, लेकिन गांव में जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे आप इसका डुप्लीकेटिंग कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट वस्तु बेच सकते हैं, जेनरिक वस्तुएं बेच सकते हैं, लेकिन टाउन में ये नहीं होगा। आया समझ में? देखो इसका 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रेडिशन कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। यानी अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, उनका रीति रिवाज रहता है, ठीक है। तो जिसका जो रीति रिवाज रहता है, जिसका जो हैबिट रहता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना परचेजिंग करता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। तो जिस सोसाइटी में जिस ट्रेडिशन के लोग रहते हैं उसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अदरवाइज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा तो उसके बिजनेस का वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं, ये सबका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे,
ठीक है, ये सारी बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत ही इम्पैक्ट करती है बिजनेस को, बिजनेसमैन को। अब देखो यहाँ पे एक फिगर के तहत तुमको वुमेन के बारे में बता रहा है कि जैसे अभी के डेट में महिलाओं को हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। यहाँ पे एक महिला दिखा रहा है कि जॉब कर रही है, ठीक है। तो जब महिलाएं जॉब कर रही हैं तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि महिलाओं को भी जब वर्क में आएंगी तो महिलाओं को भी गैजेट्स चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए वर्क करने के लिए। उसके साथ साथ जब महिलाएं जॉब करेंगी तो उनके पास काम की मतलब सॉरी ये टाइम की कमी होगी। टाइम की कमी होगी तो जाहिर सी बात है घर पे भी तो उनको वर्क करना है। तो घर पे वर्क करना है तो अब ऑफिस भी जाना है, घर पे भी वर्क करना है, तो घर पे थोड़ा कम टाइम रहेगा। तो उसके लिए उनको मशीन चाहिए ताकि वो कोई भी काम जल्दी से कर ले। तो वॉशिंग मशीन तो चाहिए ही कपड़े धोने के लिए, माइक्रोवेव चाहिए ही खाना जल्दी बन जाए, ठीक है। तो उनको गैजेट्स भी चाहिए, साथ में कुछ मशीनें भी चाहिए जिससे उनका काम ईजिली हो सके, जल्दी हो सके। अब वो जॉब कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्मेटिक चाहिए ही, क्योंकि ऐसे तो जाएंगी नहीं, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग तो होगा ही, ठीक है। बिना डेंटिंग पेंटिंग के तो कोई बाहर ही नहीं जाता, तो ये तो ऑफिस आने की बात हो रही है। तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चाहिए ही, इसका भी डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद आता है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि पहले महिलाओं के पास टाइम रहता था, घर पे रहती थी तो वो बहुत सारी चीज़ें घर पे ही बना लेती थी, पिकल्स वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी जब वो भी काम कर रही हैं तो वो भी ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वो भी जो पैकेट फूड्स है उस पर ज़्यादा फोकस दे रही हैं, ठीक है, यानी फोकस कर रही हैं उनको परचेज़ करने में। तो इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। अब फिर इसके बाद फैशन इंडस्ट्री की बात कर लो। अब ये ऑफिस जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो भी फॉर्मल वियर्स है वो इनको चाहिए, तो फॉर्मल्स वियर का भी डिमांड बढ़ेगा। यानी अगर केवल एक वुमेन को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इक्वली हर जगह, तो देख लो इससे कितना डिमांड बढ़ रहा है, हर जगह डिमांड बढ़ रहा है। अब डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर जगह हर चीज़ का इंक्रीजमेंट होगा, सेलिंग भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अर्निंग भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। केवल एक चीज़ चेंज करने से